Hello guys, this is your accounts lecture with Maina Yadav, Commerce. And today we will discuss about a new chapter, redemption of debentures. In our last video, we have to discuss about the topic of issue of debentures related entries and redemption related entries. ठीक है, ये जो चैप्टर दिया गया है ये आपके लास्ट चैप्टर के बिल्कुल कंटिन्यू है. ठीक है, कि हम लास्ट वाले चैप्टर में हमने क्या सीखा था कि डिबेंचर्स को इशू करना और उसको रिडीम करने की एंट्री, लॉस ऑन इशू ऑफ डिस्काउंट अकाउंट हमने बनाना. ठीक है, अब आगे की हम बात करते हैं. ठीक है, तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स देखिए, डिबेंचर्स को रिडीम करना दैट मीन्स द पैसा वापस करना. जब हमने डिबेंचर्स होल्डर को डिबेंचर इशू किए थे तो उस टाइम पर उन्होंने हमें पैसा दिया था. ठीक है, और जब तक हम उसके पैसे की पेमेंट नहीं कर देते हैं तब तक हम 6 मंथ्स के हिसाब से उनको इंटरेस्ट पे करते रहेंगे. क्लियर था? ये हम लास्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुके थे. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. रिडीम करना, पैसा हुआ उनका क्या करना है, वापस करना. ठीक है, जो डिबेंचर होल्डर से हमने पैसा लिया था डिबेंचर्स को इशू करके, अब उन डिबेंचर्स होल्डर को हमने पैसा क्या करना है, वापस करना है, उनके डिबेंचर्स को रिडीम करना है. देखिए, इट रेफर्स टू डिस्चार्जिंग द लायबिलिटी ऑफ डिबेंचर्स. It refers to discharging the liability of debentures by repayment of amount to the debenture holder. Debenture holder इसका मतलब ये होता है कि डिस्चार्ज करना, देना, लायबिलिटी दैट मीन्स उधारी क्या करना, डिस्चार्ज करना, पेमेंट करना डिबेंचर्स की, रीपेमेंट ऑफ अमाउंट टू द डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर को उनके अमाउंट वापस करके, और बाय कन्वर्जिंग इनटू शेयर्स एंड डिबेंचर्स, या फिर हम नए या उनके डिबेंचर्स को शेयर्स में या नए डिबेंचर्स में कन्वर्ट करके. तो इस तरीके से या तो उनका पैसा वापस दे दिया जाए या फिर नए डिबेंचर्स या फिर उनके डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर दिया जाए शेयर्स में या फिर डिबेंचर्स में. तो इस तरीके से डिबेंचर होल्डर का पैसा क्या करना, वापस करना. दैट इज द स्टैंडर्ड स्टेटमेंट या मीनिंग ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. आगे देखिए, जब हम डिबेंचर्स को कोई भी कंपनी रिडीम करेगी तो उस टाइम पर शोर्स, अब हम शोर्स की बात कर रहे हैं कि एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कोई भी कंपनी कहाँ से पैसा लेकर के आएगी, किस सोर्स से पैसा अवेलेबल करेगी ताकि डिबेंचर्स को क्या करा दिए, वो रिडीम कर दे. ठीक है, डिबेंचर होल्डर का सारा पैसा वापस कर दे. ऐसे कौन से सोर्स है, कहाँ से पैसा अरेंज करेगी डिबेंचर होल्डर को पैसा वापस देने के लिए. चलिए देखते हैं हम. तो जो फर्स्ट सोर्स है वो है टू इशू फ्रेश शेयर्स एंड डिबेंचर्स. कंपनी के पास सबसे पहला ऑप्शन ये होता है कि अब उसने डिबेंचर इशू कर रखे हैं, उन डिबेंचर्स का टाइम आ गया है, या 5 ईयर के लिए थे, 6 ईयर के लिए थे, 7 ईयर के लिए थे, जितने ईयर के लिए भी थे वो, अब उन डिबेंचर्स होल्डर को अब हमने वापस करना है, पैसा रिडीम करना है उनका. तो अब वो पैसा कहाँ से अरेंज करेगी, फंड कहाँ से अरेंज करेगी. तो सबसे पहला ऑप्शन होता है उसके पास कि टू इशू फ्रेश शेयर्स एंड डिबेंचर्स. कंपनी क्या करेगी कि नए डिबेंचर्स या शेयर्स इशू करेगी ताकि शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर दोनों कंपनी के पास पैसा भेजेंगे. भाई नए डिबेंचर या शेयर जब इशू होंगे तो पैसा तो कंपनी के पास आएगा. जो पैसा कंपनी के पास आ गया उस पैसे को इकट्ठा करके जो पुराने वाले डिबेंचर्स थे जिनको अभी हमने रिडीम करना था, रीपेमेंट करना था, उनको क्या कर देगी, पैसा वापस दे देगी. समझ में आई बात आपको? चलिए ठीक है. अब जो सेकंड वाला जो तरीका है वो है आउट ऑफ कैपिटल. ये जो दो तरीके हैं हमारे सेकंड और थर्ड थोड़े इंपॉर्टेंट हैं. ये चैप्टर इन्हीं दोनों के इधर उधर घूमता है. ठीक है, तो जो सेकंड तरीका है, सेकंड जो सोर्स है वो कहाँ से रिडीम करेगी डिबेंचर को, द सेकंड सोर्स इज आउट ऑफ कैपिटल, कैपिटल में से. और जब कैपिटल में से अगर रिडीम करती है तो दैट मीन्स 25% क्या बनाना, अकॉर्डिंग टू द सेबी गाइडलाइन. सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग लीगली प्रूव्ड है ये. ठीक है, अपने मन से नहीं, लीगली प्रूव्ड है. सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग क्या करेगी कंपनी, 25% का क्या बनाएगी, DRR. DRR की फुल फॉर्म होती है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व. क्या बनाएगी, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, DRR. समझ में आ रही बात? ठीक है, और कितना, जितने डिबेंचर्स को वो रिडीम कर रही है, सपोज कीजिएगा कि 1 लाख डिबेंचर्स को रिडीम कर रही है अभी, तो उसका 25% दैट मीन्स 25% दैट मीन्स 25,000. ठीक है, क्या करेगी, किस में डाल देगी, वो DRR में डाल देगी, DRR में डाल देगी. और क्या एंट्री करेगी उसकी DRR में डालने की एंट्री, देखो स्टेटमेंट नहीं सॉरी DRR अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। DRR क्या बन जाएगी, हमारे एक एसेट्स बन जाएगी, इसलिए डेबिट में डाल दिया हमने। कहाँ से निकालेगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। समझ में आ रही बात। अगर कंपनी आउट ऑफ कैपिटल, सेकंड पार्ट, अगर कंपनी अपने आउट ऑफ कैपिटल में से डिबेंचर्स को रिडीम करती है तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, 25% का DRR, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, उसको क्रिएट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। और डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व की एंट्री क्या करेगी, DRR अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आ रही बात। जैसे 100 रुपये के डिबेंचर्स को अगर रिडीम कर रही है और 25% किसका, जितनी अमाउंट के डिबेंचर्स को रिडीम करेगी। समझ में आई बात, जितनी अमाउंट के डिबेंचर्स को रिडीम करेगी। जैसे 100 रुपीज़ के डिबेंचर्स को रिडीम करती है तो उसका 25% अगर कैलकुलेट करती है तो कितना आएगा, 25 रुपीज़। तो 25 रुपीज़ कहाँ डाल देगी, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में। क्लियर हुआ। DRR मेंटेन करना, मेंटेन करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, क्लियर है, ठीक है। आगे देखिएगा, थर्ड जो वाला टॉपिक है थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन उसके भी 3 कंडीशंस आगे रखी है हमने। थर्ड है आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट में से, अगर बोलती है कि पूरा का पूरा प्रॉफिट में से, लिखा है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कि पूरा का पूरा प्रॉफिट में से ही उन्होंने क्या करना है, रिडीम करना है, ठीक है। तो 100% जितने डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं, 1 लाख के डिबेंचर को रिडीम कर रहे हैं, तो 1 का 1 लाख रुपए हम DRR मेंटेन करेंगे, किसमें से, प्रॉफिट में से। 100% का DRR बनेगा। समझ में आ रही बात। अगर आउट ऑफ कैपिटल है तो 25% रिडीमेबल अमाउंट का 25% DRR में जाएगा। अगर आउट ऑफ प्रॉफिट है तो पूरा का पूरा 100% DRR में जाएगा। समझ में आ रही बात। DRR की एंट्री सेम होगी। क्लियर हुआ। आउट ऑफ प्रॉफिट अगर वो रिडीम करती है तो 100% DRR मेंटेन होगा। भाई प्रॉफिट में उसके पास पैसा बहुत है, ठीक है, तो सारा का सारा पैसा प्रॉफिट में से DRR में डाल के और क्या कर देगी, रिडीम कर देगी। अगर कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है तो उसकी भी कंडीशंस दी गई हैं कि क्वेश्चन में हम कैसे पहचानेंगे कि पूरा 100% DRR में से 100% DRR मेंटेन करना है या फिर 25% मेंटेन करेंगे। कन्फ्यूजन है या नहीं, वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट से हमें पता चलेगा। वो कंडीशन आपकी 3 दी गई हैं जिनसे हमें पता चल जाएगा कि हमें 25% DRR मेंटेन करना है या फिर 100% DRR मेंटेन करना है। देखिएगा कंडीशंस कौन सी है, बहुत काम की चीज़ है ये कंडीशंस, कोई कंफ्यूजन क्रिएट रहेगा ही नहीं ये तीनों कंडीशंस अगर माइंड में है तो। देखिए फर्स्ट कंडीशन है कि इफ़ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट DRR और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आपके पास आपके क्वेश्चन में DRR से रिलेटेड या प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है क्वेश्चन के अंदर। समझ में आ रही बात। चलिए फिर से बताते हैं कि अगर क्वेश्चन के अंदर DRR से रिलेटेड, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व से रिलेटेड या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, DRR मेंटेन करेंगे। कितना, 25%। कितना मेंटेन करोगे, 25%। फर्स्ट कंडीशन समझ में आई, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, इफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हैज प्रॉफिट, ठीक है, अगर साफ साफ लिखा है क्वेश्चन के अंदर कि हम जो डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करना हमने, ठीक है, आउट ऑफ प्रॉफिट से करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करना है, ठीक है, साफ साफ लिखा है, दैट मीन्स 100% DRR मेंटेन होगा, किसमें से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। साफ साफ लिखा है क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर कि हमने पूरी की पूरी जो अमाउंट रिडीम करनी है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करनी है, तो 100% DRR मेंटेन होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन की अगर हम बात करते हैं, थर्ड कंडीशन देखिएगा, इफ DRR ऑलरेडी हैड सम बैलेंस एंड रिमेनिंग ट्रांसफर इज आल्सो गिवन। वो कहता है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बोलता है कि कुछ अमाउंट DRR की क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि DRR में इतना पैसा ऑलरेडी है। समझ में आ रही बात, कि कहता है कि DRR के अंदर 1 लाख रुपए क्वेश्चन के अंदर पहले से डाल दिए गए हैं कि क्वेश्चन में कि DRR में 1 लाख रुपए की अमाउंट पहले से ही पड़ी है। अब आगे देखो, और बाकी हमने रिडीम करना है उनको डिबेंचर्स को, जितनी अमाउंट को हम रिडीम करेंगे उसका हम 25% निकालेंगे, जो बैलेंस है वो, जो बाकी जो रिमेनिंग बैलेंस बच गया ट्रांसफर, वो भी हम DRR में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, या जो गिवन है या फिर हम ट्रांसफर करेंगे। समझ में आ रही बात। थर्ड कंडीशन कि DRR का क्वेश्चन के अंदर कुछ बैलेंस अवेलेबल गिवन है और जो बाकी जो रिमेनिंग बैलेंस बच गया उसको हम DRR में ट्रांसफ़र कर देंगे। कुछ गिवन है, कुछ हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये 3 कंडीशन है, बड़े काम की चीज़ है, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा ही नहीं कि 100% डालना है या फिर 25% डालना।
क्लियर हो गया? ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोर्स हैं उसके, एंड डीआरआर से रिलेटेड कंडीशंस हमने आपको बताई, ठीक है। और डीआरआर की एंट्री भी हम आपको बता चुके हैं कि डीआरआर अकाउंट डेबिट में इसलिए डाला है जो कि असेट्स बन जाती हैं, कहाँ से? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, ठीक है। अब हम अगले और एक और पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर जिसकी बात करते हैं हम, वो है डीआरआई। क्या है स्टूडेंट्स? डीआरआई। चलिए देखते हैं, हम उसको और देख लेते हैं कि डीआरआई, डिवेंचर रिडेम्पशन